हे स्मार्ट पीपल, ये जो नाम तुम अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ना, हाँ यही हम हमारी आज की इस मुलाकात में करने वाले हैं। सो यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज। देखो एनसीईआरटी के सवाल जब तुम लगाओगे ना, तो एक बात का खास ध्यान रखना है कि यार इन सवालों को लगाने का ना एक तरीका होता है, एक लहजा होता है। इसमें पहला सवाल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को खुद से अटैम्प्ट करेंगे, उसके बाद ही आप इसका सॉल्यूशन देख रहे होंगे। तो क्वेश्चन को देख लीजिए, आंसर आप सिलेक्ट कीजिए। नाउ हम स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट रेस्पिरेशन। व्हाई इज इट कॉल्ड एज डायरेक्ट रेस्पिरेशन? तो देखो इंसेक्ट की बात की जा रही है, तो मैं यहाँ पे कॉकरोच मान के चल रहा हूँ। कॉकरोच में आप जानते हैं इस तरीके से बॉडी सरफेस के ऊपर क्या पाए जाते हैं, स्पाइरेकल्स पाए जाते हैं, राइट। ये स्पाइरेकल्स जो है ये ओपनिंग है जहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होने वाला है। जैसे हमारे पास नोस्ट्रिल्स होती हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन या CO2 जो है इस तरीके से एंटर करेगी, ठीक है। ये जो पाथवे है ना, ये जो रास्ता है, इस रास्ते को आप नाम देते हो ट्रैकियल ट्रंक। ट्रैकियल ट्रंक, ट्रैकियल ट्रंक्स जो है ये फर्दर डिवाइड होती हैं ट्रैकियल ट्यूब्स के अंदर। ट्रैकियल ट्यूब्स जो है ये ट्रैकियल डक्ट्स में ओपन होंगी, ये हो जाएंगे आपकी डक्ट्स, एंड डक्ट्स के बाद फाइनली यहाँ पे आएंगे ट्रैक्यूल्स, ओके। तो ट्रैक्यूल्स जो है इस तरीके से ओपन होंगे, और यहाँ पे ट्रैक्यूल्स के साथ जो है आप देख सकते हैं कि सेल्स जो होंगे उस कॉकरोच के, वो सेल्स डायरेक्टली कांटेक्ट में होंगे। तो एक तरीके से जो आउटर एटमॉस्फेयर है और जो सेल्स हैं उनके बीच का फासला बहुत कम है, तो वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में है आपके पास, कौन, सेल्स और एटमॉस्फेयर की जो एयर है। सो दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट रेस्पिरेशन। सो करेक्ट आंसर जो होगा इसका, द सेल्स एक्सचेंज O2 एंड CO2 डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ एयर्स इन द ट्यूब। सेकंड कह रहा है कि द टिश्यू एक्सचेंज O2 CO2 डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ सिलोमिक फ्लूइड। टिश्यू एक्सचेंज करता है इनके साथ एयर आउटसाइड द थ्रू द बॉडी सरफेस, या फिर ट्रैकियल ट्यूब्स जो है वो एक्सचेंज करती हैं O2 CO2 डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ हीमोसील विच देन एक्सचेंज इन विद द टिश्यूज। तो यहाँ पे सेल्स जो हैं वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में है किसके साथ, एयर्स के साथ, और इन ट्यूब्स की मदद से। दैट इज वाई दिस इज द ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ओके। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर ड्यूरिंग द ब्रीथिंग। इनमें से क्या नहीं होता ब्रीथिंग के दौरान। ना जितने सवाल मैंने काफ़ी लगाए हैं, तो यार कई बार क्या होता है क्वेश्चन को ना गलत तरीके से फ्रेम किया जाता है। तो एक बार क्या हुआ था कि क्वेश्चन में यहाँ पे ब्रीथिंग ना लिख के यहाँ पे रेस्पिरेशन लिख दिया गया था। तो रेस्पिरेशन अगर यहाँ पे लिखा जाएगा तो सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं वो उलट पलट हो जाएंगे, तो उनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। इनफैक्ट 3 ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे और 1 इनकरेक्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे फिलहाल अभी तो ब्रीथिंग ही दिया हुआ है ना, कोई क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल सही सवाल है। लगाते हैं इसको। तो आपको पता है कि यार हमारे बॉडी के अंदर ना 2 तरह के जोन्स पाए जाते हैं, इजंट इट। हमारे पास 2 तरह के जोन्स हैं, एक है कंडक्टिंग जोन, एक है आपका रेस्पिरेटरी जोन, राइट। सो आई कैन से दैट वन वी हैव कंडक्टिंग जोन और एक हमारे पास होता है रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज जोन, ठीक है। तो कंडक्शन जोन में क्या होगा, आपके पास नोस्ट्रिल से ये पाथवे स्टार्ट होने वाला है, और नोस्ट्रिल से स्टार्ट होकर कहाँ तक चलेगा, नोस्ट्रिल्स से स्टार्ट होकर ये चलेगा इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। और फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल्स के बाद क्या आती है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आती हैं। तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो होंगी ना, वहाँ से स्टार्ट होने वाला है क्या, ये रेस्पिरेटरी जोन, और यहाँ से लेके लास्ट एल्वोलाई तक चलेगा, यहाँ से लेके लास्ट एल्वोलाई तक आपका रेस्पिरेटरी जोन चलने वाला है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी गैसेज आ रही हैं उसको वार्म किया जाता है, उसे क्लीन किया जाता है, उसको बॉडी टेम्परेचर पे लेके आया जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे की जाती हैं, और रेस्पिरेटरी जोन में क्या होता है, मेनली एक्सचेंज होने वाला होता है। तो आप कह सकते हैं कि यार ब्रीथिंग जोन में क्या नहीं होता, तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेज नहीं होता, बिकॉज डिफ्यूजन ऑफ गैसेज कहाँ पे किया जाता है, ये होता है आपके रेस्पिरेटरी जोन में। और कंडक्शन जोन को आप ब्रीथिंग जोन कहते हो, रेस्पिरेटरी जोन को आप एक्सचेंज जोन के नाम से भी जानते हो। डन, इजी था। अगला सवाल पे आते हैं। कह रहा है पर्सन सफर्स पंचर्स इन हिज चेस्ट कैविटी। सो वी हैव द चेस्ट कैविटी देयर, है ना, थोरेसिक कैविटी इन एन एक्सीडेंट। सो विदाउट एनी डैमेज टू द लंग्स इट इफेक्ट्स कुड बी। लंग्स को बिना मतलब एक तरीके से उस एक्सीडेंट में लंग्स डैमेज नहीं हुए हैं,
सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है, तो हम कह सकते हैं चेस्ट कैविटी में एक पंचर हो गया। तो आई कैन से कि अगर ऐसा कुछ होगा तो यार कैसेशन ऑफ ब्रीथिंग हो जाएगा, दैट इज स्टॉपेज। क्या हो जाएगा, ब्रीथिंग जो है वो स्टॉप हो सकती है, स्टॉपेज ऑफ ब्रीथिंग। नाउ सर कारण क्या है इसका, ये तो हो गया इसका आंसर। कारण क्या है, तो कारण यार यहाँ पे आता है आपका प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट आता है। आपको पता है कि उस चेस्ट कैविटी जो कि एक क्लोज कैविटी होती है जिसके अंदर एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है ना, जिसकी वजह से बाहर की जो एयर है वो अंदर आती है, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज इंस्पिरेशन, है ना। तो क्या होगा कि अगर कोई चेस्ट कैविटी में ही पंचर हो जाए तो बॉडी के अंदर या चेस्ट कैविटी के अंदर जो है वो प्रेशर नहीं बन पाएगा, है ना। तो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट नहीं हो पाएगा, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट नहीं होगा तो बाहर के हाई प्रेशर से अंदर के कम प्रेशर की तरफ एयर जो है वो इंसर्ट नहीं हो पाएगी और ब्रीथिंग स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि स्टॉपेज ऑफ ब्रीथिंग होगा। कारण क्या होगा इसका, तो कारण आप कह सकते हो बिकॉज ऑफ नो प्रेशर, और आई कैन से नो नेगेटिव प्रेशर तो चेस्ट कैविटी के अंदर नेगेटिव प्रेशर जो है वो जनरेट नहीं हो पाएगा, इस वजह से ब्रीथिंग जो है अफेक्ट हो जाएगी, एंड यू नो स्टॉपेज, कैसेशन मतलब होता है स्टॉपेज ऑफ ब्रीथिंग जो है उस केस में हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है इट इज़ नोन दैट द एक्सपोजर टू कार्बन मोनोऑक्साइड इन हार्मफुल टू एनिमल। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है अगर उसको बॉडी के अंदर इनहेल किया जाए तो वाई इज़ इट सेड टू बी हार्मफुल, उसे हार्मफुल क्यों होगा बॉडी के लिए। तो देखो एक्चुअली क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है और आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है इनकी एफिनिटी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने की ना ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो इट्स लाइक आप इसको ऐसे समझो कि ये ऑक्सीजन है, ये जनरली हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है, हीमोग्लोबिन जो है ना ये इसके साथ बाइंड करता है और HbO2 फॉर्म करता है, ठीक है। तो अब क्या होगा इन सच कंडीशंस, कभी कभार अगर मान लो ऑक्सीजन नहीं मिली यहाँ पे, ये तो हो गई फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या हो सकता है कि अगर इस हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन भी है और सामने CO2 प्रेजेंट हो जाए तो CO2 की ज़्यादा एफिनिटी है इस हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने की, या ऐसा कह सकते हो कि ये जो हीमोग्लोबिन है ना ये ज़्यादा प्यार किससे करता है, CO2 से करता है, ठीक है। तो अभी इसकी ज़िंदगी में CO2 है, सामने खड़ा हुआ है तो इसी को पकड़ लेगा, इसको छोड़ देगा, ठीक है। तो नाउ इन दिस केस क्या होगा, यहाँ पे HbCO2, यहाँ से कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन जो है वो फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसके अलावा ये वैसे बेसिकली ना अमाइनो ग्रुप के साथ जुड़ेगा, तो इसको HbCO2 ना लिख के है ना या तो फॉर्मूला लिख दो या फिर सिंपली कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन लिख दो, ठीक है, Hb। और तीसरा क्या हो सकता है, तीसरी कंडीशन हो सकती है कि यार ये हीमोग्लोबिन जो है ये कंबाइन कर जाए किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। नाउ दिस इज वेरी फेटल कंडीशन जहाँ पे आपको पता है कि इसकी एफिनिटी इन दोनों से भी ज़्यादा होती है, तो हीमोग्लोबिन इससे तो और भी ज़्यादा अटैच हो जाएगा, है ना, और कंप्लीटली स्ट्रांगली अटैच हो जाएगा। यहाँ पे स्ट्रांग एफिनिटी होगी, यहाँ पे स्ट्रांग एफिनिटी होगी, इस वजह से क्या होगा आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड या आप कह सकते हो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन से यहाँ पे जैसे ही अगर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इस ऑक्सीजन को मिलेगी या हीमोग्लोबिन को मिलेगी तो इन सच कंडीशंस इट विल रिड्यूस द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो इन दोनों की प्रेजेंस की वजह से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा और दिस इज व्हाट इट विल रिजल्ट इन, इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, कह रहा है मार्क द ट्रू स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द नॉर्मल ब्रीथिंग। कौन सी बात सही है विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल ब्रीथिंग। तो जितना नॉर्मल ये क्वेश्चन है ना, जितनी नॉर्मल ब्रीथिंग होती है उतना ही नॉर्मल ये क्वेश्चन भी है। तो अगर हम इसका आंसर निकालना चाहें तो हम सिंपली कह सकते हैं कि इंस्पिरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस वेयर एज एक्सपायरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस, जो कि गलत है। आपको पता है कि जब हम इंस्पायर सांस को अंदर लेते हैं तो उस टाइम पे आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। तो आप कह सकते हो कि जो इंस्पायरेशन है वो एक एक्टिव प्रोसेस होगा और एक्सपायरेशन जो है वो एक पैसिव होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि आपने पता होगा कि यार हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होती है, राइट। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो एक एक्टिव प्रोसेस है एंड नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि सर जब मसल रिलैक्स करेगी तो वो एक पैसिव प्रोसेस होगा, लेकिन मसल्स वाले केस में ऐसा नहीं होता, वो हम पढ़ेंगे लोकोमोशन वाले चैप्टर के अंदर। एज ऑफ नाउ सिर्फ इतना ध्यान रखो कि हम बात कर रहे हैं आपकी ब्रीथिंग के बारे में। तो ब्रीथिंग में जो डायफ्राम है या फिर जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये जब कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो इंस्पायरेशन होता है, तो उनकी कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ATP का इस्तेमाल होता है एंड दैट इज एक्टिव प्रोसेस इंस्पायरेशन। लेकिन जब उन्हीं का रिलैक्स होना होगा तो कोई भी ATP के इस्तेमाल नहीं होगा,
वही जो स्टेज जो कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी थी वो अपने आप से अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी। दिस इज अ पैसिव प्रोसेस। डन है। अगले सवाल पे आते हैं। अ पर्सन ब्रीथ्स इन सम वॉल्यूम ऑफ एयर बाय forceful inspiration after having a forceful expiration. The quantity of air takes in is. तो अगर किसी पर्सन ने ब्रीथ किया है और उसने कुछ वॉल्यूम जो है वो फोर्सफुली इंस्पायर करी है, लेकिन कब? आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो अगर किसी पर्सन ने फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर दी है ना, इट्स लाइक लेट अस आल्सो डू, है ना, हम भी करते हैं साथ में। तो अगर हमने फोर्सफुल एक्सपायरेशन की है तो फोर्सफुली सारी सांस बाहर छोड़ दी है। अब हम क्या करेंगे? अब हम सांस लेना अंदर शुरू करेंगे। और सांस कैसे लेंगे? फोर्सफुली भी अंदर लेंगे हम। तो जब हमने फोर्सफुली सांस बाहर फेंकी थी, पहले तो हम उसको अंदर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? सबसे पहले हम कह सकते हैं कि सबसे पहले हम कौन सी एयर को इनटेक करेंगे? हम इनटेक करेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जो हमने फोर्सफुली बाहर फेंकी थी, हम उस एयर को पहले अंदर लेंगे। उसके बाद फिर एक नॉर्मल सांस जो हम लेते हैं, दैट इज टाइडल वॉल्यूम। अब मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि यार ये बेसिक्स आपको कवर होंगे, आपको आते होंगे, इस वजह से आप इन क्वेश्चंस पे जंप किए हो, ठीक है। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल सांस हम अंदर लेंगे। उसके बाद इसने कहा है कि आपको फोर्सफुल इंस्पायरेशन भी करना है। तो आप फोर्सफुली जो एयर अंदर लोगे उसकी वैल्यू क्या होती है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। तो इस तरीके से ये 3 वैल्यूज आएंगी और इन तीनों को कंबाइन करके हमारी क्या बनती है? वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। इसकी वैल्यू आप चाहें तो निकाल सकते हैं। वैल्यू क्या होगी? तो आपको बताया कि ERV जो होती है वो कितनी होती है? दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1100, है ना, 1000 से 1100 के बीच में होती है ml। टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है? 500 ml होती है। और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी होती है? इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2000 से 2500 ml, ठीक है। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये 3500 के आसपास आएगा। आई होप सो 3 4, हाँ, तो 3500 ml के अप्रॉक्सीमेटली ये जो है वैल्यू आपके पास आ जाएगी। दिस इज द करेक्ट आंसर। आते हैं अगले सवाल पे। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट टू ऑक्सीजन बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन। कौन सी स्टेटमेंट गलत है आपको ये बताना है, ठीक है। नाउ देयर इज अ ट्विस्ट। पहले मैं चाहता हूँ कि इस सवाल को ना आप खुद से अटेम्प्ट करें, होमवर्क तो नहीं है ना, अटेम्प्ट बाय योरसेल्फ। खुद से एक बार इस सवाल को ध्यान से सोचो, इसके बारे में जो भी आपने पढ़ा है सारी बातों को रिकॉल करो, बिकॉज इस सवाल का जो क्लाइमैक्स है ना वो आपके होश उड़ा के रख देगा। ये एक सवाल है जो शायद NCERT में भी गलत दिया हुआ है, NCERT एग्जाम्पलर में। गलत तो नहीं कहेंगे, एक तरीके से आप कह सकते हो इसमें मिस प्रिंटिंग हो गई होगी या कुछ हुआ होगा, बिकॉज लिखने वाले जो हैं वो बहुत महान लोग थे। सो वेल, हम अगर इस सवाल को सॉल्व करना चाहें तो होपफुली आपने क्वेश्चन देख लिया होगा। आइए मूव करते हैं इस सवाल पे। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन कंटेस्ट टू ऑक्सीजन बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन। तो अगर हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन को बाइंड करना है ना तो HbO2 बनेगी, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्मेशन वाला सीन हो रहा है। तो यहाँ पे ये कब होगा? जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कब जुड़ती है? तो आपको पता है ये होता है एल्वोलाई वाली साइड पे, है ना। आपको पता है कि HHB जो है वो वहाँ पे आती है, HHB अपने H+ आयन को रिलीज़ करती है और यहाँ पे ऑक्सीजन दिखता है सामने, तो ये कंबाइन करके HbO2 बनाती है और साथ में H+ आयन्स जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं। जो H+ आयन्स फर्दर जाके CO2 के साथ कंबाइन करेंगे, सॉरी कार्बोनेट के साथ कंबाइन करेंगे और वहाँ से फिर CO2 को रिलीज़ करवा देंगे। दैट्स अ हेल्डेन इफेक्ट। बट खैर, हमें अब इसकी बात करनी है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं। तो आपने लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट पढ़ा होगा, राइट, जिसमें से आप जानते हैं कि जो आपका राइट शिफ्ट होता है, तो राइट शिफ्ट में क्या होता है? डिसोसिएशन हो रहा होता है, और लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है? आपका एसोसिएशन हो रहा होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ व्हाट वर द कंडीशंस फॉर लेफ्ट शिफ्ट, है ना। तो जो ग्राफ था, अगर उसको हमें लेफ्ट शिफ्ट करवाना है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए? तो आपको याद होगा कि यार पहली चीज़ तो CO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज़्यादा होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम होना चाहिए। और होता भी आप जानते हैं कि एल्वोलाई वाली लंग्स वाली साइड पे ऑक्सीजन ज़्यादा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, इसीलिए ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है और CO2 का पार्शियल प्रेशर कम होता है। टिश्यू वाली साइड पे उल्टा होता है ना। तीसरी कंडीशन क्या होगी? आप जानते हैं कि टेम्परेचर जो होगा वो भी कैसा होगा? कम होना चाहिए, दैट विल फेवर्स टुवर्ड्स द लेफ्ट शिफ्ट। और इसके अलावा pH की अगर हम बात करें, pH की अगर हम बात करें तो pH ज़्यादा होना चाहिए। pH ज़्यादा का मतलब क्या है? एसिडिटी वो कम होनी चाहिए, मतलब H+ आयंस भी कैसे होने चाहिए? लो होने चाहिए, कम होने चाहिए। ये कंडीशंस आप जानते हैं, है ना।
तो ये कंडीशंस हैं जिसकी वजह से लेफ्ट शिफ्ट होगा और जिसकी वजह से एसोसिएशन होने वाला है या फिर ये वाली रिएक्शन होने वाली है। अब एक बार ऑप्शंस पढ़ो। ऑप्शन में कह रहा है हाई पीएच, क्या हाई पीएच होना चाहिए? होना चाहिए, है ना, तभी तो आपका एक तरीके से कह सकते हो कि H+ आयंस जो है वहाँ पे कम होंगे, टिश्यू वाली साइड पे H+ आयन ज़्यादा होते हैं, राइट, जो फिर कंबाइन करते हैं आगे जाके आपके हीमोग्लोबिन के साथ और फिर वो ट्रेवल करते हैं आपके एल्वोलाई के पास, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है कंडीशन ये वाली है, तो हाई पीएच तो होना चाहिए, ओके, हाई पीएच होना चाहिए। सेकंड, लो टेम्परेचर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इसके अलावा तीसरा, लो PCO2 होनी चाहिए। इसके अलावा चौथा, हायर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये भी होना चाहिए। तो सारे ऑप्शन सही हैं। फिर इसमें से मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे लिए, कि इसने क्या पूछा है, इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है। तो यार देखो, वैसे तो ये सवाल में थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है या फिर ये सवाल ही फ्रेम गलत तरीके से हो रखा है, मगर स्टिल अगर आप चाहते हैं कि इन चारों में से किसी ना किसी एक ऑप्शन के साथ तो आप जाएं, तो आई वुड प्रेफर कि आप ऑप्शन नंबर डी के साथ जा सकते हैं, ठीक है। या इनफैक्ट एक तरीके से मतलब सही तो नहीं है ये भी, है ना, मगर अगर आपको इनमें से कोई एक तो टिक करना ही है ना, तो स्टिल आप ऑप्शन नंबर डी टिक करके आ सकते हैं। बाकी हाँ, क्वेश्चन इज फ्रेम्ड रॉन्गली, ये क्वेश्चन गलत तरीके से फ्रेम हुआ है ना, तो प्लीज़ मार्क दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे कह रहा है, मार्क द करेक्ट पेयर ऑफ मसल्स इन्वॉल्व इन द नॉर्मल ब्रीथिंग इन ह्यूमंस। नॉर्मल ब्रीथिंग जो होती है उसमें कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं? तो आपको पता है वी आर हैविंग 2 टाइप्स ऑफ ब्रीथिंग। फर्स्ट, नॉर्मल ब्रीथिंग, और एक होती है फोर्सफुल ब्रीथिंग। फोर्सफुल ब्रीथिंग में कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होंगी और नॉर्मल ब्रीथिंग में कौन होंगी? तो आपको पता है कि नॉर्मल ब्रीथिंग में आपकी एक तो डायफ्राम यूज होगा और दूसरा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स इस्तेमाल होंगी। इंटरकोस्टल मसल्स इस्तेमाल होंगे, जो आप जानते हैं इंस्पायरेशन के दौरान क्या होता है, ये जो मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, और फोर्स और एक्सपायरेशन में ये दोनों रिलैक्स कर जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें फोर्सफुल एक्सपायरेशन या इंस्पायरेशन में, तो यहाँ पे कौन इस्तेमाल होगा? यहाँ इस्तेमाल होते हैं आपके एक तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और साथ में एब्डोमिनल मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स और साथ में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स। डन है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे आपका एक तो किसने पूछा है नॉर्मल ब्रीथिंग में, तो आपका नॉर्मल ब्रीथिंग में एक्सटर्नल डायफ्राम यूज होगा, एब्डोमिनल मसल्स नहीं होंगी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल है, ओके। अगले सवाल पे आते हैं। इंसिडेंट ऑफ एम्फीसीमा अ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। पहली बात तो आपको ध्यान के रखनी है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ बट मैं स्टिल लिख दे रहा हूँ। एम्फीसीमा एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है, ठीक है, ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है कि एम्फीसीमा क्या है, आपका क्रॉनिक डिसऑर्डर है। इसके अलावा कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आप इसके बारे में जान सकते हो वो ये है कि एम्फीसीमा जो होता है ये एक्सेसिव स्मोकिंग की वजह से होता है, ठीक है। तो अगर हम एम्फीसीमा के पॉइंट्स लिखेंगे तो पहली बात, इट इज़ ड्यू टू एक्सेसिव स्मोकिंग। इस कारण से क्या होता है कि जो वॉल्स ऑफ एल्वोलाई हैं वो डैमेज हो जाती हैं। सो डैमेज ऑफ वॉल्स ऑफ एल्वोलाई, और उसी के साथ साथ आप कह सकते हो कि इस वजह से सरफेस एरिया जो है वो रिड्यूस हो जाता है। सो रिड्यूस्ड सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। एंड दिस इज हाउ यू कैन से, ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे मिल भी चुका है कि इसमें क्या होगा, इंसिडेंस ऑफ एम्फीसीमा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इज हाईली बिकॉज ऑफ द सिगरेट स्मोकिंग। इन सच केस ब्रोंकिया डैमेज होंगी क्या? नहीं, ब्रोंकियोल्स डैमेज नहीं होंगी, एल्वोलाई की वॉल जो है ये डैमेज हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। आते हैं अगले सवाल पे। सो होपफुली आपने सवाल देख लिया होगा, आइए इसका जवाब देखते हैं। कह रहे हैं रेस्पिरेटरी प्रोसेस इज रेगुलेटेड बाय सर्टेन स्पेशलाइज्ड सेंटर इन द ब्रेन, वन ऑफ द फॉलोइंग लिस्टेड सेंटर कैन रिड्यूस द इंस्पायरेटरी ड्यूरेशन। तो आपके ब्रेन का वो कौन सा वाला पार्ट है जो कि इंस्पायरेटरी ड्यूरेशन को कम कर सकता है, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो आपको पता है कि आपके ब्रेन में कुछ ऐसे सेंटर्स होते हैं, कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो रेस्पिरेशन कंट्रोल करते हैं। उनमें से एक है मेडुला, मेडुला ऑब्लंगाटा, एंड दूसरा है पॉन्स वेरियोला, ओके। तो ये दो पार्ट हैं आपके ब्रेन में। इसमें से जो मेडुला ऑब्लंगाटा है ये कंट्रोल करता है आपका रेस्पिरेटरी रिदम, रेस्पिरेटरी
रिदम कंट्रोल करता है, ठीक है, कि आपका कब इंस्पायरेशन होना है, कब एक्सपायरेशन होना है। तो 0.3 सेकंड के लिए आपका इंस्पायरेशन होगा, 0.2 सेकंड के लिए आपका एक्सपायरेशन होगा। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स इज कंट्रोल बाय दिस मेडुला। वहीं पे पॉन्स जो है ये कंट्रोल करता है आपके पास एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो रेट या ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन है उसे ये चेंज कर सकता है एक तरीके से, ठीक है। तो इट्स लाइक कि कभी कोई स्ट्रेसनेस कंडीशन है या कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, तो उस टाइम पे जो आपका इंस्पायरेशन की रेट बढ़ती है, कम होती है, तो वो सब ये कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इट्स लाइक कि जैसे मान लो अगर बॉडी के अंदर CO2 की मात्रा ज़्यादा हो गई है या फिर मान लो H+ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गई है, तो इन दोनों कंडीशंस को ये पहचान लेगा, ठीक है। और जब ये उसको पहचान लेगा ना, तो ये या कैरोटिड बॉडीज़ जो हैं वो इसे पहचान लेंगी इस कंडीशन को। तो उस टाइम पे ये पॉन्स वेरियोला जो है ये आपका जो ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन है, ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन को ये रिड्यूस कर देगा। तो जो इंस्पायरेशन कुछ पर्टिकुलर टाइम में हो रही थी, अब ये कम समय में होगी, तो इस वजह से फास्टर ब्रीथिंग हो जाएगी। तो रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज हो जाएगा, रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और यही हम चाहते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर CO2 ज़्यादा हो चुकी है, हमें उसे बाहर निकालना है। तो फिर रेस्पिरेशन बहुत जल्दी जल्दी आप करोगे, जिस वजह से वो ज़्यादा CO2 बॉडी से बाहर निकल पाएगी, ठीक है। एंड दिस इज हाउ द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, ठीक है। तो पॉन्स वेरियोला जो है ये इंस्पायरेटरी ड्यूरेशन को ड्यूरेशन रिड्यूस करके रेट को इंक्रीज करवा सकता है। तो वो कौन है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है। तो पॉन्स के अंदर क्या होता है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है जो ये वाला काम करता है एक्चुअली में। तो पॉन्स में आपके बहुत सारे सेंटर्स हैं, एक न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, इसी के जस्ट नीचे होता है आपका एपनिस्टिक सेंटर होता है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स यहाँ पे काम करते हैं। फाइन, होपफुली यू अंडरस्टूड द सिचुएशन। आते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है CO2 डिसोसिएशन फ्रॉम कार्बामाइन हीमोग्लोबिन व्हेन। तो CO2 डिसोसिएशन जो है इसमें से कब होगा, कौन सी कंडीशन में होगा? तो डिसोसिएशन करवाना है हमें, है ना, CO2 का। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि वो वाली कंडीशंस देखो जहाँ पे ऑक्सीजन का डिसोसिएशन होता है, और उसकी उल्टी कर दोगे तो CO2 का डिसोसिएशन हो जाएगा। बिकॉज व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिसोसिएशन ऑफ CO2, है ना। तो आप कह सकते हो कि यार ये अगर एक ग्राफ है, आपको पता है कि जो आपका लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट ग्राफ होता है ना, ये आपका सिग्मॉइड कर्व होता है। इसमें से अगर ये आपका राइट शिफ्ट ग्राफ हो गया, जिसमें क्या होता है, जिसमें आपको पता है एक तरीके से क्या होता है, एक तरीके से ऑक्सीजन की बाइंडिंग होती है, हीमोग्लोबिन की, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन डिसोसिएट होते हैं और HbO2 में टूट जाते हैं। तो एक तो ये ग्राफ होता है, एक ग्राफ अपने पास होता है ये वाला, जहाँ पे क्या होता है, ये सिग्मॉइड कर्व है और ये अपना बन जाएगा हाइपरबोला, एंड ये हो गया आपका लेफ्ट शिफ्ट। तो हम चाहते हैं ये कब, इसमें क्या होता है, ये लेफ्ट शिफ्ट है तो इसमें एसोसिएशन होगा, मतलब HbO2 के साथ बाइंड करके HbO2 बनाएगी। हम कौन सा ग्राफ चाहते हैं सवाल के अकॉर्डिंग? हम चाहते हैं पहला वाला ग्राफ, क्योंकि कह रहा है डिसोसिएशन ऑफ CO2। तो CO2 का टूटना या ऑक्सीजन का जुड़ना हीमोग्लोबिन के साथ, यही तो होता है ना। तो हीमोग्लोबिन इसी वाले टाइम पे हीमोग्लोबिन जो है जो CO2 के साथ बना था, कार्ब अमाइन हीमोग्लोबिन, वो टूट रहा होगा और ऑक्सीजन के साथ वो हीमोग्लोबिन जुड़ जाएगा। तो ये कंडीशन का हो या ये कंडीशन का हो, दोनों ही सेम है, ठीक है, दोनों एक साथ होती है, एल्वेलाई वाली साइट पे होती है। तो इस वाली सिचुएशन में बताओ इस ग्राफ के लिए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो फेवर करेंगे इस वाले ग्राफ को? तो आपको पता है सबसे पहला फैक्टर होता है कि यार इस कंडीशन में PCO2 जो है वो कम होनी चाहिए, PO2 जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, टेम्परेचर जो है वो कम होना चाहिए, pH जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। ये कंडीशंस हैं, राइट। ऑप्शंस मैच करते हैं। तो PCO2 इज़ हाई एंड O2 इज़ लो, CO2 is high, O2 is low, no. PO2 is high and CO2 is low, yes. This must be the situation. तीसरा CO2 and PO2 equal, no. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। होपफुली आप समझ चुके हैं कि भाई ग्राफ से कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम इस सवाल को, ठीक है। 12th क्वेश्चन कह रहा है इन ब्रीथिंग मूवमेंट एयर वॉल्यूम कैन बी एस्टिमेटेड बाय। तो ब्रीथिंग जो होती है ना, वो आप किसकी मदद से एस्टिमेट कर सकते हैं? तो आपको पता है स्फेग्नोमेमोमीटर जो है ये तो आपको BP मेजर करने में हेल्प करेगा, ठीक है। और हाइग्रोमीटर जो है ये आपके पास, स्टेथोस्कोप जो है ये आपके साउंड के लिए करेगा, है ना, इंटरनल साउंड्स को सुनने के लिए काम करेगा। हाइग्रोमीटर जो है ये आपके वाटर का जो सॉल्ट लेवल है उसे कंट्रोल मतलब नापने में मदद करेगा।
तो स्पायरोमीटर है जो कि आप एक तरीके से एयर्स का मेज़र करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और देयर इज़ अ ट्विस्ट कि भाई यहाँ पे जो स्पायरोमीटर है वो एक तरह के एयर को मेजर नहीं कर सकता, एंड वो कौन है? वो है रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम जो कि वॉल्यूम है जो हमारे लंग्स में हमेशा स्टे करती है, उस वाली वॉल्यूम को ये एक तरीके से मेजर नहीं कर सकता। फाइन, अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है, अरे बाप रे इतना सारा सवाल, देखो स्टिल लेट्स सॉल्व इट। कह रहा है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स आपको दी गई है, बताओ कौन सा वाला इनमें से करेक्ट है। ठीक है, तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी टाइडल वॉल्यूम प्लस में रेसिडुअल वॉल्यूम, या वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल्स टू टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दिस इज करेक्ट। रेसिडुअल वॉल्यूम जो होती है आपके पास वाइटल कैपेसिटी में से इंस्पायरेटरी वाला माइनस कर दो, सो व्हाट इज लेफ्ट, तो यहाँ आपका बच जाएगा ERV प्लस में TV। क्या ERV और TV जो है वो रेसिडुअल वॉल्यूम होती है? नहीं। टाइडल वॉल्यूम क्या होती है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में से इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम माइनस कर दो तो आपकी टाइडल बचेगी, करेक्ट है। तो सेकेंड एंड फोर्थ करेक्ट है, ओके। तो मैच करें, सेकेंड एंड फोर्थ करेक्ट है, फर्स्ट एंड थर्ड इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल कह रहे थे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व विल शो राइट शिफ्ट इन विच ऑफ द केस। तो बता दो भाई राइट शिफ्ट के लिए कौन कौन सी सिचुएशंस होती हैं। तो ये आपका नॉर्मल सिग्मोइड कर्व है, आप चाहते हैं कि राइट शिफ्ट हो, तो राइट शिफ्ट में क्या होगा? डिसोसिएशन होगा। राइट शिफ्ट में क्या होगा? डिसोसिएशन ऑफ CO2, डिसोसिएशन ऑफ O2। तो बताओ भाई कौन कौन सी सिचुएशंस है जो इसे फेवर करेंगी। सबसे पहला PCO2 ज़्यादा होनी चाहिए, PO2 कम होना चाहिए, pH कम होना चाहिए और टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, और H+ की टर्म्स में लिखना है तो आपको पता है pH कम होना चाहिए, तो H+ मतलब ये एसिडिक एनवायरनमेंट होगा, एसिडिटी ज़्यादा होगी, या फिर H+ कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा होगा। तो आपको पता है कि कौन सा होगा इनमें से? PCO2 ज़्यादा, हाई PCO2, या हाई O2 नहीं, लो CO2 नहीं, लेस H+ कॉन्सेंट्रेशन नहीं, ओनली ऑप्शन नंबर ए, दिस इज द करेक्ट आंसर। सिंपल है, तो इट्स नॉट डिफिकल्ट, जैसे आपको बातें ध्यान रखनी है अपने माइंड के अंदर कि यार कौन से शिफ्ट में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। काफ़ी सवाल तो उसी से बन जाएंगे आपके। अगला सवाल देखो, कह रहे हैं मैच द फॉलोइंग कॉलम। तो आपको इनमें से इनको मैच करवाना है। तो हमने पढ़ा है कि यार सभी वर्टिब्रेट्स में किस तरह के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं ये हम जानते हैं, तो आइए फटाफट से मैच करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि यार जो अर्थवॉर्म है वो अपनी स्किन से ही कर लेगा रेस्पिरेशन। ठीक है, रेप्टाइल्स की बात करें और आपके बर्ड्स की बात करें तो दे विल बी रिक्वायरिंग व्हाट? फिशेस का गिल्स हो जाएगा। ठीक है, और रेप्टाइल्स और बर्ड्स जो है ये लंग्स से करेंगे और एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड जो है ये ट्रैकिया से कर लेंगे। ठीक है, तो मैच करते हैं। ए का फर्स्ट हो जाएगा, ए का फर्स्ट इसके अंदर है, फिर आप कह सकते हो डी का थर्ड हो जाएगा, तो डी का थर्ड इन दोनों के अंदर है, तो बी का क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा आपका फोर्थ, तो बी का फोर्थ है, ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो शेयर वी कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। एनसीईआरटी के हमने सारे के सारे सवाल जो है यहाँ पे लगा लिए हैं। होपफुली आपको मज़ा आएगा इस सेशन के अंदर। मिलते रहेंगे बाकी आने वाले क्लासेस के अंदर भी। तो नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके हम सवाल लगाने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस पर्टिकुलर सेशन and keep watching the channel and subscribe it if you haven't done it. We'll see you in the next class. Bye bye, take care.